नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं कक्षा 12 की पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान टॉपिक में। अपन ने कल की क्लास में ग्रीन हाउस प्रभाव को देखा था, भूमंडलीय ऊष्मन को देखा था। आज अपन बात करने वाले हैं ओजोन सरण के कारण, ओजोन सरण के बारे में या इसके कारणों के बारे में। दोस्तों वायुमंडलीय परतों के बारे में अगर अपन अध्ययन करते हैं, वायुमंडल का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वायुमंडल के अध्ययन में अपन विभिन्न प्रकार की परतों के बारे में पढ़ते हैं। सोम मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन परतों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत ओजोन परत है वह पृथ्वी के वायुमंडल के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे प्रभावशाली है, वह मानी जाती है। ओजोन परत का काम क्या होता है? यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वे पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाते और मानव और जीव जंतुओं का जो जीवन है वह सुरक्षित बना रहता है। तो अब इस ओजोन परत का समय के साथ साथ इसके ओजोन परत का वह नुकसान होता जा रहा है, यानी यह परत धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर कहा जाए तो ओजोन परत है, उसमें ओजोन गैस की मात्रा मिलती है, उस मात्रा में धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी या अल्पता आती जा रही है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कि ओजोन सरण के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि ओजोन सरण के क्या क्या कारण हैं, क्यों ओजोन सरण है वह लगातार होता जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कारणों की। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए वायुमंडल में हानिकारक गैसों तथा रसायनों का किया जा रहा है, उत्सर्जन किया जा रहा है। तो पहला बड़ा कारण क्या है? मानव अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है? वायुमंडल में हानिकारक गैसों तथा रसायनों का उत्सर्जन कर रहा है। पहला जो बड़ा कारण है वह है मानव अपने स्वार्थ के लिए वायुमंडल में हानिकारक गैसों तथा रसायनों का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। मानव द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले रेफ्रिजरेटर, एसी, ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनसे विभिन्न हानिकारक गैसों का उत्सर्जन लगातार हो रहा है, और इन वस्तुओं का उपयोग अपन देखें तो मानव अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा या बड़े स्तर पर इनका उपयोग कर रहा है, जिनसे हानिकारक गैसें तथा रसायनों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, जो ओजोन सरण का क्या है? एक प्रमुख कारण है। आगे बात करें तो दोस्तों ओजोन गैस में क्या आ रही है? धीरे धीरे कमी आ रही है। किसमें? ओजोन गैस में कमी या अल्पता आ रही है। कारण क्या है? हेलोजन गैसें। किसकी वजह से? हेलोजन गैसों की वजह से ओजोन गैस में कमी या अल्पता देखने को मिल रही है, जिससे भी ओजोन सरण है वह निरंतर होता जा रहा है। प्रमुख कारण क्या है? हेलोजन गैस है। आगे अगर बात करें तो इन हेलोजन गैसों में कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है? तो हेलोजन गैसों के प्रमुख उदाहरणों अपन बात करते हैं कि हेलोजन गैसों में कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है। तो सबसे प्रमुख है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी एक प्रमुख गैस है। इसके अलावा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये विभिन्न गैसें हैं
जो धीरे धीरे ओजोन परत का क्या कर रही है, क्षरण कर रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सभी गैसें हैं हेलोजन गैसों की श्रेणी में शामिल की जाती है, जो ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण है। दोस्तों, ओजोन परत में क्लोरीन का एक परमाणु, ओजोन परत में क्लोरीन का एक परमाणु अगर विस्तृत किया जाए तो 1,00,000 ओजोनों के अणु के नष्ट कर देता है। मतलब एक परमाणु अगर क्लोरीन का छोड़ दिया जाए तो वह ओजोन के 1,00,000 अणुओं को क्या कर देता है। तो दोस्तों, ये सभी थे ओजोन क्षरण के प्रमुख कारण। ओजोन परत के क्षरण के कारण या उसके अल्पकाल आने के कारण मानव अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, निरंतर हानिकारक गैसों का और रसायनों का उत्सर्जन कर रहा है। लगातार मानव अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न हानिकारक गैसों और रसायनों का वायुमंडल में क्या किया जा रहा है, उत्सर्जन किया जा रहा है। और ओजोन गैस में क्या आ रही है, उससे कमी आ रही है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की हेलोजन गैसें। इन हेलोजन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि सभी शामिल है। अगर बात करें तो ओजोन में अगर एक क्लोरीन का परमाणु छोड़ दिया जाए, ओजोन में एक क्लोरीन का जो परमाणु है वह छोड़ दिया जाए तो 1,00,000 ओजोन परमाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार जो ओजोन परत है उसका निरंतर क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। मानव द्वारा विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर विघटन करते हैं तो उस दौरान है वह क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिससे लगातार ओजोन परत है उसका क्षरण होता जा रहा है, उसमें कमी आती है। ओजोन क्षरण से क्या क्या प्रभाव वायुमंडल में पड़ते हैं, उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ओजोन क्षरण के कारण क्या क्या नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, ओजोन क्षरण से विश्व में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी जो बीमारियां हैं उनमें वृद्धि होने लगेगी। यानी त्वचा का कैंसर है वह ज्यादा होने लग जाएगा और मोतियाबिंद जो आंखों की समस्या है वह बढ़ने लगती है। इसके प्रभाव के आगे बात करें तो विभिन्न जो जीवधारी हैं, जीव जंतु है तथा मनुष्य है, उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वह नष्ट होने लगेगी, उसमें कमी आने लगेगी और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगेगी। क्या होने लगेगी, तापमान में वृद्धि होने लगेगी। धीरे धीरे पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट कहाँ आएगी, पृथ्वी के धरातल पर आएगी और तापमान में बहुत तेज गति से क्या तापमान में वृद्धि होगी तो सागरीय जो खाद्य श्रृंखला है वह भी क्या होगी, प्रभावित होगी। सागरीय खाद्य श्रृंखला भी क्या होगी, प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी तो संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, जिससे सागरीय जो तापमान है वह भी उच्च होगा और खाद्य श्रृंखला क्या होगी, प्रभावित होगी। यानी जीव जंतुओं का जो जीवन है, सागरीय जीवों का जो जीवन है वह खतरे में पड़ जाएगा। आगे अगर बात करें तो दोस्तों, कृषि फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता लगभग क्या होगी, गिरावट आएगी उसमें। कृषि उत्पादों में गिरावट, कृषि उत्पादों में क्या आएगी, गिरावट आएगी और उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी गुणवत्ता भी क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। यानी उनकी गुणवत्ता में वो बात नहीं रहेगी जितनी गुणवत्ता आज के टाइम मिलती है, वैसी गुणवत्ता आने वाले समय में नहीं मिलेगी अगर ओजोन परत का जो क्षरण है वह इसी प्रकार से होता रहा। अब बात करें कि ओजोन परत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास है विभिन्न देशों के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर विश्व में बात करें ओजोन परत को बचाने के लिए तो दोस्तों 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा के नाम से एक संगोष्ठी या एक सभा का या एक सम्मेलन का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया।
और मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है और हेलोजन जो गैसें हैं उनके उत्पादन पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पूरे विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी कार्यक्रम अपने विश्व में अपनाए गए उनमें भी एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और हेलोजन जो गैसें हैं उनके उत्पादन पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस या ओजोन परत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 16 सितंबर का दिन हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस के रूप में समस्त विश्व में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे ओजोन क्षरण के कारण और ओजोन क्षरण के प्रभाव और ओजोन क्षरण के लिए विभिन्न प्रकार के उठाए गए कदम, जिनमें 2 मार्च 1990 को लंदन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ओजोन परत सुरक्षा को लेकर। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या किया गया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोजन गैसों के उत्पादन पर क्या लगा दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। 16 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष विश्व में ओजोन सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन परत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे ओजोन क्षरण। अब बात करने वाले हैं पृथ्वी या पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से वैश्विक जो कदम है या वैश्विक जो प्रयास है वह किए गए हैं। पर्यावरण या पृथ्वी की रक्षा हेतु जो वैश्विक जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में, जिसमें अपन पहला लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों, स्टॉकहोम है वह स्वीडन में पड़ता है। कहाँ? स्वीडन में। दोस्तों स्वीडन का जो स्टॉकहोम जो शहर है उसके अंदर 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को कहाँ? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य है विश्व पर्यावरण को बचाना। क्या उद्देश्य था? विश्व पर्यावरण को बचाना। स्टॉकहोम सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह था विश्व पर्यावरण को बचाना, जो 5 जून 1972 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इस सम्मेलन का आयोजन है वह किया गया, जिसका उद्देश्य था विश्व पर्यावरण को बचाना। दोस्तों इसमें पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित 25 सूत्रीय घोषणा पत्र की तैयार किया गया। 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? 25 सूत्रीय घोषणा पत्र। इस सम्मेलन के दौरान 25 सूत्रीय घोषणा पत्र है वह तैयार किया गया, जिसके अंदर पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सम्मेलन था वह था विश्व जलवायु सम्मेलन। विश्व जलवायु सम्मेलन। दोस्तों विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन है वह कब किया गया था? तो विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन 1979 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन है वह किया गया, जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन था। कौन सा? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन था, यानी जलवायु को लेकर पहला सम्मेलन था, समस्त विश्व था। इसके बाद अगर बात करें तीसरा, तो वह था मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता
मॉन्ट्रियल समझौता। दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौते के अंतर्गत 33 देशों ने, कितने देशों ने? 33 देशों ने 33 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में इस पर हस्ताक्षर किए। कब? 1987 में। मॉन्ट्रियल समझौते के तहत सन 1987 में 33 देशों ने या 33 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्या किया? अपना योगदान दिया या इस पर समझौता किया। किस पर? मॉन्ट्रियल समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। कितने राष्ट्रों ने? 33 राष्ट्रों ने। आगे अगर बात करें तो आता है चौथा, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल दोस्तों, नागोया पड़ता है जापान में। कई बार पूछा गया है नागोया कहाँ स्थित है, तो नागोया स्थित है जापान में। नागोया जो प्रोटोकॉल है वह 2010 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? सन 2010 में आयोजित हुआ था। भारत ने जैव विविधता और सतत विकास को लेकर इस पर हस्ताक्षर किए थे। किस किस को लेकर? सतत विकास और जैव विविधता। सतत विकास और जैव विविधता को लेकर इस पर भारत ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। किसने? भारत ने। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आयोजित किया गया था। नागोया जापान में पड़ता है। इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। किस चीज को लेकर? सतत विकास और जैव विविधता को लेकर भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पर्यावरण को लेकर जो प्रयास था वह है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वह जून 1992 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? जून 1992 में आयोजित किया गया था। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 178 देशों ने हस्ताक्षर किए। 178 देशों ने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत जो मसौदा तैयार किया गया था, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी पर्यावरण संबंधी, उस पर 178 से भी अधिक देशों ने क्या कर दिए थे? उसके देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसका जो प्रमुख बिंदु था वो था ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करना। क्या था? ग्रीन हाउस गैसों में कटौती। गैसों में कटौती का मतलब है उनके उत्पादन में क्या करना? कमी लाना या उसके उत्पादन को कम करना। और जैव संरक्षण या जैव संपदा को संरक्षण दिया जाना। जैव संपदा को संरक्षण दिया जाना, जिसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करना और जैव संपदा को क्या करना? संरक्षित करना। ये प्रमुख उद्देश्य था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था जून 1992। विभिन्न प्रकार के दिवस कौन कौन सी डेट को मनाए जाते हैं या कौन से दिन मनाए जाते हैं? अगर बात करते हैं एक 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल का दिन है वह अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल का दिन। अगर बात करें 22 मई की, 22 मई, तो दोस्तों 22 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई का दिन है वह मनाया जाता है। अगर बात करें 16 सितंबर की, 16 सितंबर अभी बात की थी अपन ने ओजोन दिवस को, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है 16 सितंबर। 5 जून का जो दिन है वह पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। तो ये प्रमुख जो डेट है, जो दिन है, वह है पर्यावरण को समर्पित दिन है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस। तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले ये दिन है जो पर्यावरणीय कार्यक्रमों को क्या है? समर्पित है। और कई संस्थाएं भी हैं दोस्तों, कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को क्या है? समर्पित है या पर्यावरण को अपना महत्व देती है, जिनमें पहली है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनईपी नैरोबी में स्थित है। यह संस्था कहाँ स्थित है? नैरोबी में स्थित है। दूसरी जो संस्था है वह है WWF, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ये प्रमुख जो दो संस्थाएं हैं यूएनईपी और WWF, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाओं के रूप में जानी जाती है। कुछ संस्थाएं ऐसे भी हैं, अपने भारत की अगर बात करें तो भारत में काजरी और FRI, ये दो संस्थाएं अपने भारत में कार्यरत है। काजरी की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है काजरी, और FRI की बात करें तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, जिसको 1906 में यहाँ स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1906 में यहाँ स्थापित किया गया था। और अगली जो बात करें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, जो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसे 1985 में यहाँ स्थापित किया गया था। कहाँ? देहरादून में। तो ये थी भारत की प्रमुख संस्थाएं जो वन्य जीव और पर्यावरण के लिए क्या कहें? कार्यरत है। अब बात करते हैं दोस्तों चीन रेड अलर्ट की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन रेड अलर्ट क्या है। तो दोस्तों चीन रेड अलर्ट है वह है 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को चीन के 23 नगरों का लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वह गहरे धुएं से लिपट गया था। मतलब बात करें कि 30 नवंबर 2015 के दिन चीन के अंदर 23 नगरों का अगर वातावरण की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो उसमें घना कोहरा या धुंध के समान बादल है वे छा गए थे। चीन ने इसके बचाव के लिए एक अलर्ट जारी किया जिसे चीन रेड अलर्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती की गई या उनको पूर्णतः क्या किया गया? बंद कर दिया गया। या तो इसके उत्पादन को कम किया गया या उसको बंद कर दिया गया। सड़कों पर परिवहन के वाहनों का जो आवागमन है वह भी पूर्णतया क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। चीन के 200 से भी अधिक एक्सप्रेस हाईवे हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह प्रक्रिया चीन रेड अलर्ट कहलाती है। मतलब चीन रेड अलर्ट 30 नवंबर 2015 को चीन में आयोजित किया गया था या चीन में इसकी घोषणा की गई थी। जो 23 नगरों का जो पर्यावरण था, वहां का वातावरण था, वह घने कोहरे और धुंध के समान वहां बादल छा गए थे, जिसके लिए समस्त जो उद्योग धंधे हैं, आवागमन के साधन है, एक्सप्रेस हाईवे है, उन सबको क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार अपना यह चैप्टर पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान पूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।